हेलो, हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं। इस बार क्या हुआ है, पैटर्न चेंज हो गया है, जिसमें 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न और 50 नंबर में आपके आती लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। जो तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न के लिए हमने पहले क्या किया था कि प्रीवियस ईयर पेपर जो थे उससे हमने बहुविकल्पी प्रश्न हल किए उसमें से। उसके बाद हमने चैप्टर वाइज बहुविकल्पी प्रश्न किया। अब क्या कर रहे हैं, जो अति लघुत्तरी प्रश्न है, इसमें क्या कर रहे हैं ना कि मैंने पेपर का एनालिसिस करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैक्सिमम वही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाते हैं। तो उसमें से हम चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हल कर ले रहे हैं, जिससे कि आसानी 70 में 70 नंबर लाने की। इसलिए अब तक हमने अध्याय 3 तक कवर कर लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे, अध्याय 4। अध्याय 4 क्या है, कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा इसके यौगिक में सजातीय श्रेणी हमने पहले लिया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, सजातीय श्रेणी कार्बन के यौगिकों का एक ऐसा समूह होता है जिसकी संरचनाएं तथा रासायनिक गुण समरूप होते हैं तथा जिनके साथ वाले किन्हीं दो यौगिकों के आणविक सूत्रों में CH2 का अंतर होता है। कितना अंतर होता है, CH2 का। किसी भी समजातीय श्रेणी के विभिन्न कार्बन यौगिकों को समजात कर, उदाहरण के लिए हमने एल्केनो, जैसे एल्केन के समजातीय श्रेणी इसका सूत्र होता है। एल्केन का क्या सूत्र होता है, CnH2n+2। उसके बाद एल्केन में हम क्या लेते हैं, मेथेन। देखिए CH4, उसके बाद C2H6, ये एथेन का, और तीसरा लिया है प्रोपेन, C3H8, ये क्या है, प्रोपेन है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, ऊपर लिखा है यहाँ पे C2H6 एथेन, और नीचे क्या लिखा है, मेथेन CH4। अब इसको हम घटाएंगे तो इसके पास कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है इसके पास H6, मतलब हाइड्रोजन 6 है, इसके पास कितना है, H4 है। तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, H2 हो गया, और इसके पास कार्बन कितनी है, 2 है, इसके पास कार्बन कितनी है, 1 है। तो ये 2 में से एक कार्बन जाएगा तो एक कार्बन बचेगा, तो कितना बचा, CH2। मतलब कि ये दो यौगिकों के बीच में क्या हो गया, अंतर कितना आ गया, CH2 का अंतर आ गया। हमें सजातीय श्रेणी बस पता चल गया कि क्या होता है, इनकी संरचनाएं तथा रासायनिक गुण समान होती है, और इनके यौगिकों के बीच में, दो यौगिकों के बीच में कितना होता है, CH2 का अंतर होता है। वो क्या कहलाते हैं, सजातीय श्रेणी कहलाते हैं। तो सजातीय श्रेणी ऐसे हो गया आपका। आप इसके बाद आपको उदाहरण लिखना है, तो अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मेथेन तो याद होगा, मेथेन याद है आपका, मतलब CH4। तो इसमें करना क्या है, ये CH2 को आप जोड़िए। तो CH2 को आप जोड़ेंगे तो देखिए मेथेन लिखा है CH4, इसमें CH2 को जोड़ दे रहे हैं, तो CH2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, C2H6 आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, फिर इसमें CH2 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, C3H8। तो ऐसे जोड़ते जाएंगे तो हमें नंबर ये पता चलता जाएगा। तो इसलिए हम 2 3 लिख देंगे तो हो जाएगा। तो उदाहरण में सिर्फ मेथेन, एथेन, प्रोपेन लिख देंगे तो भी हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या हम कह सकते हैं ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक को, उसको क्या बोलते हैं, हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण क्या हो गया, मेथेन, एथेन हो गया। देखिए इसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, तो इसलिए क्या हो गया, ये मेथेन और एथेन। और हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु केवल एकल आबंधों से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, एकल आबंधों से जुड़े होते हैं, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मेथेन और एथेन हमें 2 पता है, तो मेथेन में देखिए सिंगल बॉन्ड है, सी, या चारों तरफ जो है सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा है, और एथेन में भी सिंगल बॉन्ड से ही सभी लोग जुड़े हुए हैं। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन, देखिए इसे हमने ऐसे लिख दिया है कि वे हाइड्रोकार्बन। आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए थोड़ा बड़ा कर दिया है इसको मैंने शॉर्ट कर दिया है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे बना के लिख सकते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर है तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य एक द्विआबंध या त्रिआबंध पाया जाता है, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण में है C2H4 है, तो ये संरचना बना दी गई है कि C डबल बॉन्ड C, चारों तरफ हाइड्रोजन लग गया, तो ये क्या हो गया, एथीन हो गया। उसी तरह ये क्या है, एथाइन है, C2H2। तो C2H2 में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब कि त्रिआबंध है, दोनों साइड क्या है, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होता है, एथाइन है, ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए एथाइन हो गया, और डबल बॉन्ड है इसलिए एथीन हो गया। आते हैं साबुन किसे कहते हैं, साबुन की परिभाषा बताइए। साबुन ओलिक अम्ल या ओलिक एसिड, ये क्या, देखिए COOH लगाया लास्ट में, तो ओलिक अम्ल हो गया, ओलिक एसिड जो भी आप कह सकते हैं। ओलिक C17H31 COOH क्या है, ओलिक एसिड है। और एस्टिएरिक एसिड क्या होता है, C17H35 COOH क्या है, ये एस्टेरिक एसिड है। एवं पॉमिटिक एसिड क्या होता है, सूत्र C15H31 COOH, ये क्या होता है, ये उच्च अम्ल है। इसे हम क्या बोलते हैं, वसी अम्ल भी बोलते हैं। तो इनके जो होता है सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को साबुन कर। साबुन के अणु की संरचना क्या है, संरचना साबुन का अणु 2 भागों से बना होता है। कितने, 2 भागों से बना होता है। एक भाग तो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, तथा दूसरा भाग क्या होता है, ये छोटा समूह होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, देखिए COO Na+, ये आयनिक भाग होता है। तो देखिए यहाँ बना गया है फिगर, ऐसे आप बना के
ये हाइड्रोजन की श्रृंखला है और ये जो बीच में ये बना है गोल सा, ये क्या आयनिक भाग है, ये सोडियम आयन COO ये दिया है ना COO, इस पर माइनस चार्ज N+, ये है आयनिक भाग है। ये आपका सिर है, ये सिर, और ये इधर का जो हाइड्रोजन वाला जो हाइड्रोजन श्रृंखला जो है ये क्या है, पूछ है। तो ये प्रथम सिरा है, ये दूसरा सिरा है, ये सिर है, आयनिक श्रृंखला है। तो जो आयनिक भाग होता है ये जलरागी होता है, मतलब जल में घुल जाता है, और लंबी श्रृंखला जो होती है ये जल विरागी होता है, मतलब जल में नहीं घुलता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि साबुन का अनायनिक भाग जल विरोधी होता है तथा आयनिक भाग जो होता है जलरागी होता है। आयनिक भाग जल में विलय होता है। देखिए आयनिक भाग जल में घुल जाता है, अनायनिक इसे कह रहा है, जल विरोधी को अनायनिक, मतलब इसमें आयनिक नहीं है, जल में नहीं घुलता है। अपमार्जक किसे कहते हैं? अपमार्जक जो होता है वे रासायनिक रूप से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। किसी अम्ल होते हैं? सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। इनमें अधिक लंबी एल्केन श्रृंखला के ऋणात्मक सिरे पर कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह COOH की जगह सल्फोनिक अम्ल समूह SO3H होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, COOH की जगह पे क्या हो जाता है, SO3H होता है। तो जो सफाई कार्य के लिए साबुन की अपेक्षा अपमार्जक अधिक प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि जो अपमार्जक होता है ये कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन जो होता है, कैल्शियम आयन एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अवक्षेप नहीं देते हैं, जो जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है। इन्हें क्या कहते हैं, अपमार्जक को साबुन रहित साबुन भी कहते हैं। अब आते हैं साबुनीकरण किसे कहते हैं, कि जब किसी तेल या वसा या ग्लिसराइड, कुछ भी आप कह सकते हैं, को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं। तो तेल या वसा संगत अम्ल के सोडियम लवण बोले तो साबुन तथा ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? ये साबुन तथा ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। तो साबुनीकरण का ये फार्मूला है कि वसा अथवा तेल इसे किसके साथ, एल्कली के साथ गर्म किया जा रहा है, तो क्या बन रहा है, साबुन तथा ग्लिसरॉल। तो हम कह सकते हैं साबुनी में वसा को एल्कली के साथ गर्म करने पर साबुन और ग्लिसरॉल बनना ही साबुनीकरण कहलाता है। ये हमने फार्मूला लिखा है, देखिए CH2O फिर C17H35, इसके बाद सिंगल बॉन्ड करके CH, फिर सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CO, C17H35, इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर CO, C17H35। ये क्या है, ग्लिसराइड का फार्मूला है, यह सूत्र है। फिर इसके बाद एल्कली जो है 2NaOH के साथ गर्म किया जा रहा है इसको, तो क्या बना रहा है, साबुन बोले तो 3C17H35 COONA, ये क्या है, साबुन है। फिर इसके बाद ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है, CH प्लस CH3OH, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड CHOCH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये क्या है, ग्लिसरॉल का फार्मूला है। तो ये आप ऊपर वाला भी अगर याद हो आपको तो ये भी लिख सकते हैं, अगर नीचे वाला याद हो तो ये भी लिख सकते हैं, कोई बात। अब आते हैं मिश्रण निर्माण या साबुन से सफाई, इसमें दोनों है। तो मिश्रण निर्माण किसे कहते हैं, कि साबुन को जल में विलय करने पर यह जल में कोलाइडी निलंबन बनाता है। क्या करता है, कोलाइडी निलंबन बनाता है, जिसमें साबुन के अणु परस्पर गुच्छे के रूप में एकत्रित होकर गोलाकार साबुन का निर्माण करते हैं। तो गोलाकार साबुन का मिसल बनाते हैं। ये गोलाकार याद करिएगा, गोलाकार साबुन का मिसल बनाते हैं। तो ये मिसल बन गया हमारा। आप होते हैं मिसल के रूप में साबुन अनेक वस्तुओं को, अब यहाँ से आप सफाई करने लगे, साबुन से सफाई यहाँ से लिख सकते हैं आप। मिसल के रूप में साबुन अनेक वस्तुओं जैसे वस्त्र, शरीर या पात्र, कोई बर्तन आदि को स्वच्छ करने में सक्षम होता है। कौन, मिसल। क्योंकि तेलीय मैल मिसल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। जो तेलीय मैल होते हैं वो मिसल के रूप में एकत्र हो जाते हैं। विलयन में मिसल कोलाइड के रूप में बने रहते हैं। जो विलयन होता है उसमें क्या होता है, मिसल कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन विकर्षण के कारण अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिसल में तैरते मैल को आसानी से हटाया जा सकता है। जो मिसल है ये हमारा, ये जो मिसल है ये सोडियम आयन है, ये तो घुल जाता है, ये जलरागी होता है, हमें पता है क्या होता है, ये आयनिक भाग जो होता है वो जल में विलय हो जाता है। आयनिक भाग जो होता है जल में विलय नहीं होता है, तो ये मिसल में जो है निर्माण हो जाता है, इसमें तेल बूंदे फंस जाती है, ये इसको फिर बाहर कर देता है। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, इसके बारे में पूछा है। तो एथेनॉल किसे कहते हैं, इसे एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं। किसको, एथेनॉल को। इसका अणु सूत्र क्या होता है, C2H6O या C2H5OH भी कहते हैं इसको। और इसका संरचना सूत्र क्या होता है, CH3CH2OH। एथेनॉल का निर्माण जो होता है गन्ने के रस से प्राप्त सीरे के किण्वन द्वारा होता है। जो गन्ने से रस प्राप्त होते हैं उसके सीरे के किण्वन द्वारा होता है किसका, एथेनॉल का निर्माण। और यह जो होता है शराब का मुख्य अवयव है, मतलब शराब बनाने में इसका काम होता है मैक्सिमम। इसे क्या बोलते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन या ग्रेन एल्कोहल भी कहते हैं। किसको, एथेनॉल को। इसका रासायनिक गुण में देखते हैं, सोडियम के साथ अभिक्रिया, जब सोडियम के साथ अभिक्रिया होता है एथेनॉल का, तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो 2C2H5OH प्लस 2Na, फिर क्रिया करके क्या बना रहा है, 2C2H5ONA प्लस H2, यह हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है सोडियम के साथ अभिक्रिया करके। अब दूसरा देखते हैं, 143 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है ना, कि पानी का अलग होना। आप कहते हैं जैसे कि पानी शरीर में कमी हो जाती है तो निर्जलीकरण हो गया आपका। तो निर्जलीकरण का मतलब ये होता है कि पानी का अलग होना या पानी की कमी होना। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे एथेनॉल है तो
CH3CH2OH। ये एथेनॉल है, ये किसके साथ, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब शांत H2SO4 के साथ गर्म करने पर कितना 443 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, हमें एथीन प्राप्त हो रहा है। एथीन प्राप्त हो रहा है। एथीन का मतलब कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड लग गया तो क्या हो गया, ये एथीन हो गया। इसका कार्बन 2 है इसलिए एथीन प्राप्त हो गया। H2 हाइड्रोजन, इसमें से पानी अलग हो गया। अब इसका उपयोग क्या होता है, उपयोग होता है कि अस्पतालों में घाव तथा सिरिंजों को रोगाणु रहित बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसका, एथेनॉल का। और शराब पेय बनाने में भी उपयोग होता है। और जैसे उपयोगी दवाई जैसे कफ सिरप होता है, सिरप बनाने में उपयोग होता है। और ईंधन के रूप में भी उपयोग होता है एथेनॉल। और विलायक के रूप में भी उपयोग होता है। सैनिटाइजर में भी आपका होता है, अब इसे समझ सकते हैं। और एथेनॉइक अम्ल, एथेनॉइक अम्ल किसे कहते हैं, एस्टिक अम्ल को भी एथेनॉइक अम्ल कहते हैं। तो एस्टिक अम्ल सिरके का मुख्य है, मतलब इसका सिरका बनाया जाता है। इसे सिरके का अम्ल भी कहते हैं। अब इसका रासायनिक सूत्र में हम देख लेते हैं। रासायनिक सूत्र क्या है, देखिए अब सिरके का जो है, इसको सोडियम के साथ अब क्रिया करवाया 2CH3COOH प्लस 2Na। अब क्रिया करके क्या बना रहा है, 2CH3COONA प्लस H2 हाइड्रोजन निकल रहा है। इसे भी दूसरा है CH3COOH प्लस NaOH। NaOH के साथ अब क्रिया हो रहा है तो क्या कर रहा है ये कि CH3COONA प्लस H2O। तीसरा है CH3COOH प्लस C2H5OH। मतलब ये क्या है, C2H5OH क्या है, एथेनॉल है। मतलब एथेनॉइक अम्ल और एथेनॉल अब क्रिया करके क्या बना रहे हैं, एस्टर बना रहे हैं। एस्टर का क्या फार्मूला होता है, CH3COO C2H5 एस्टर फिर प्लस H2O। तो एथेनॉइक और एथेनॉल मिलकर ही क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। देखिए चौथा क्या है, 2CH3COOH प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ अब क्रिया करके 2CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। फिर इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अब क्रिया कर रहा है तो CH3COOH सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब कि प्लस NaCO3। फिर अब क्रिया करके क्या बना रहा है, CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। अब क्रिया कर रहा है। अब क्रिया करने के लिए फार्मूले पूछ रहे हैं। फिर इसका उपयोग क्या होता है, एथेनॉइक अम्ल का उपयोग है अचार को सुरक्षित रखने में। और विनेगर बोले तो सिरका बनाने में उपयोग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।